हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, मैं चंद्रकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान पे, जहां पे आपको मिलता है बायोलॉजी से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पराग नलिका, ये जो पराग नलिका है वो कैसे बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, ओव्यूल के अंदर कैसे इंटर करती है। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश तथा द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पराग नली जो है इस भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करती है। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बीजांड के अंदर कैसे प्रवेश करती है पराग नलिका। तो बीजांड का डायग्राम बना देते हैं जल्दी से हम। बीजांड का डायग्राम आप लोग को बार बार कहते हैं, बीजांड का डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बीजांड का डायग्राम आपको बनाना जरूर आना होगा। बीजांड का डायग्राम आपको बनाने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ये देखिए, ये आपका बीजांड के बीच में जो है ये भ्रूणकोश यही है। यहाँ पे हमने सिर्फ भ्रूणकोश को दिखाया है। ये दो ठो ध्रुवीय केंद्रक, यहाँ पे दो ठो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, और यहाँ पे उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं होती है जिसको हम लोग तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। ये हमारा बीजांड है और बीजांड के अंदर का ये भ्रूणकोश। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था कि इस बीजांड के अंदर पराग नलिका है वो कहाँ से प्रवेश करता है। तो हमने पढ़े थे कि ज़्यादातर केस में ये बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है। ये बीजांड द्वार है, जहाँ पे अध्यावरण नहीं रहता वहाँ बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है। इसको हम लोग पोडोगैमी कहते हैं और ये ज़्यादातर केस में होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि कभी कभी कुछ केस में इस निभाग के द्वारा भी होता है, चलाजा, इस एरिया को चलाजा कहते हैं ना। यहाँ ये बीजांड द्वार, ये निभाग, चलाजा, तो कभी कभी चलाजा से भी प्रवेश कर जाता है निभाग, तो इसको हम लोग चलाजोगैमी कहते हैं। फिर पढ़े थे कि कभी कभी जो है ये अध्यावरण से, यहाँ से बीच से अध्यावरण से भी प्रवेश करे, या फिर ये इधर से बीजांड वृंत फ्यूनिकल वाले एरिया से भी प्रवेश कर जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं, इन दोनों को मेसोगैमी कहते हैं। तो पोडोगैमी, चलाजोगैमी और मेसोगैमी हम लोग ये पढ़े थे। लेकिन इस बीजांड के अंदर तो इंटर कर गया, लेकिन अभी तक देखिए ये जो बीच में जो ये भ्रूणकोश है यहाँ, इसमें इंटर नहीं किया, इसमें प्रवेश नहीं किया। तो इसमें कैसे प्रवेश करेगा वो यहाँ हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे प्रवेश करेगा। अब इस पराग नली को बीजांड के अंदर प्रवेश करने के लिए 2-3 रास्ता मिल गया, 4 रास्ता मिल गया एक्चुअली। देखिए ये आपको यहाँ से भी, इन दोनों जगह से भी। लेकिन इस भ्रूणकोश के अंदर, मतलब इसके अंदर जाने के लिए अब इसको बहुत सारा रास्ता नहीं मिलेगा, बस एक रास्ता है जहां से इसको जाना पड़ेगा। और वो रास्ता कौन है भाई? तो ये दोनों जो सहायक कोशिका है यही उसको रास्ता प्रदान करेगी। इन दोनों में से कोई एक प्रदान करेगी। नाम सबका लिख देते हैं हम। ये दोनों क्या है? सहायक कोशिका, सिनर्जी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये जो ग्रीन कलर का जो बनाया है उंगली के जैसे कुछ संरचनाएं टेढ़े मेढ़े, इसी को कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस इंग्लिश में। ये जो ऊपर में एक जो है, पीछे जो झांक रहा है, कहते हैं कि आगे में 2 ठो कौन रहता है? सहायक कोशिका, और ये जो है अंड कोशिका,
ये क्या है, इन दोनों के ऊपर नहीं रहता है, पीछे रहता है बेचारा। ये दोनों आगे रहता है ना, पीछे से वो झांकता रहता है कि हम भी हैं, हम भी हैं, ऐसे, ठीक है। ये अपने आप को झांक रहा है, मतलब ये दिख रहा है पीछे से। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपका है ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये क्या है, प्रति व्यासांत, ये 3 ठो एंटीपोडल जिसको कहते हैं। अब आपको समझना है कि कैसे ये पराग नली प्रवेश करेगी इस भ्रूण कोश के अंदर। देखिएगा ये पराग नली है, पराग नली में सबसे आगे पे कौन रहता है, कायिक केंद्रक जिसको या नलिका केंद्रक कहते हैं। अब पीछे पीछे नर युग्मक आ रहा है। ये पराग नली अब इसकी ओर जाएगा, इन दोनों सहायक कोशिका में से किसी एक की ओर जाएगा, किसी दोनों में से किसी में प्रवेश करेगा। कैसे भाई, देखिए ये जो तंतु रूप समुच्चय है, ये तंतु रूप समुच्चय की सहायता से ये जो अंड कोशिका मतलब सहायक कोशिका सॉरी ये तंतु रूप समुच्चय है, इसकी मदद से ये जो सहायक कोशिका है ये कुछ रसायन स्रावित करते हैं। जैसे कैल्शियम बोरोन इनएसिटॉल कहते हैं वो रसायन, ये रसायन स्रावित करेगा। कौन सा रसायन स्रावित करेगा भाई, तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इसमें कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। ये कौन स्रावित करता है, तो ये जो तंतु रूप समुच्चय जो है ना, इसकी सहायता से ये सहायक कोशिका इसकी सहायता से स्रावित करता है। अभी जो कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स जो है ये एक रसायन हुआ, इस रसायन से खींचते हुए ये जो पराग नली है ना, इस रसायन से आकर्षित होकर उसकी ओर चला जाता है, सुगंध आकर्षित होकर चला जाता है। जैसे कोई अच्छा सुगंध आता है ना उसकी ओर, जैसे किसी को पसंद है क्या अच्छा कोई खुशबू पसंद है तो उसकी ओर सुगंध चला जाता है उसकी पीछे पीछे। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इसको ये कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स की ओर ये खींचा चला जाता है। अब खींचा चला जाएगा तो इनमें इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा इसके अंदर। तो देखिए इसको हम प्रवेश करके इसमें से क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और दोनों में से किसी एक में प्रवेश करता है, इसमें भी प्रवेश कर सकता है, इसमें भी प्रवेश कर सकता है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ प्रवेश कर गया, तो प्रवेश किया तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आ गया ये सबसे आगे जो कायिक केंद्रक था वो, नर युग्मक इसके पीछे पीछे जाएगा ही जाएगा और आगे बढ़ेगा नर युग्मक। कह रहा है कि चलो चलो रास्ता बनाओ हमारे यहाँ पीछे पीछे। चलिए ये पराग नलिका किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही इस सहायक कोशिका में प्रवेश किया तो देखिए इस सहायक कोशिका ये टूटना शुरू, ये सहायक कोशिका जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए सहायक कोशिका यहाँ से ये टूट गया, सहायक कोशिका टूटेगा और सहायक कोशिका टूटेगा और ये पराग नली जो है यहाँ से नमी अवशोषित करता है, इसमें नमी होता है, नमी अवशोषित करेगा। तो बताइए कोई भी चीज़ जब नमी अवशोषित करेगा तो फूलेगा भाई, ऑब्वियस है, नमी अवशोषित करता है तो फूलता है। तो ये पराग नली जो है यहाँ से नमी अवशोषित करके फूलता है। अब इतना ज़्यादा फूल जाता है कि फूल के फट जाता है बेचारा। तो ये फूलेगा और फूल के फट जाएगा। तो देखिए पराग नली जो अब दिखा रहे हैं हम इसको कि ये फट गया है, खुल गया है। अब क्या होगा, तो इसके आगे में जो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर में जो कायिक केंद्रक था यहाँ पे आया था पराग नली सबसे आगे, उसका क्या होगा भाई, तो ये कायिक केंद्रक और इसका जो अपना सहायक कोशिका जो अपना केंद्रक था वो दोनों बेचारा छोटा छोटा सिकुड़ने लगता है, उन दोनों का काम खत्म हो गया। तो अब उनको कोई कुछ भी नहीं करता है। जैसे यहाँ क्या हुआ, ये पराग नलिका जब इंटर किया, प्रवेश किया, तो इसमें 2 नर युग्मक आ रहा। अब काम यहाँ पे आगे नर युग्मक का होगा और इसका काम जो है सहायक कोशिका के अंदर जो ऊपर में सब कायिक केंद्र जो था उसका काम अब खत्म हो गया। तो उसको कोई नहीं पूछा था, बेचारा क्या करेगा, बेचारा किसी एक कोना में जाके और बेचारा सिकुड़ के धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अब ये 2 ठो डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट 2 ठो बनाए।
इन दोनों को कहते हैं हम लोग एक्स बॉडीज कहते हैं। ये क्या कहेंगे इसको? एक्स बॉडीज। एक्चुअली ये एक्स बॉडीज है क्या? तो एक्स बॉडीज है कौन? तो इसके पराग नली में सबसे आगे जो कायिक केंद्रक था वो बेचारा का अब कोई काम नहीं रहेगा। बेचारा यहाँ से इतना मेहनत से पराग नली को यहाँ तक लाने में मदद किया वही, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है, तो बेचारा अब क्या हो गया? वो सिकुड़ के खत्म हो रहा है। और इसके अंदर ये सहायक कोशिका के अंदर देखिए, इस वाले सहायक कोशिका के अंदर अपना केंद्रक है ना, तो इसका भी तो अपना केंद्रक था, तो वो क्या हो गया? वो भी सिकुड़ के, अब उसका भी कोई काम नहीं है, तो वो भी सिकुड़ के खत्म हो रहा है। तो जब सिकुड़ के खत्म हो रहा है, छोटे छोटे दाने के रूप में दिखता है, तो उसको एक्स बॉडीज कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो नर युग्मक था 2 ठो, अब इसको तो रास्ता मिल गया अंदर जाने का, इसका तो काम हो गया, रास्ता बनवा लिया। तो अब ये दोनों नर युग्मक कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया है। चलिए, भ्रूण कोश के अंदर नर युग्मक पहुंच गया है। अब नर युग्मक पहुंच गया भ्रूण कोश के अंदर, तो अब आगे की क्रिया होगी। तो देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो पराग नली इसके अंदर प्रवेश किया, किससे आकर्षित होकर? तो रसायन से, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स से आकर्षित होकर गया है। तो रसायन से आकर्षित होकर अगर रसायन की ओर कोई चीज जाता है तो उसको हम बोलते हैं रसायन अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? रसायन अनुवर्तन बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि बिहार बोर्ड का खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है उसमें ये पूछा जाता है कि पराग नलिका कैसा अनुवर्तन शो करती है, कैसे प्रदर्शित करती है? तो कैसा? रसायन अनुवर्तन, मतलब केमोट्रोपिज्म, मतलब केमिकल, रसायन की ओर वो आकर्षित होकर जाता है। सही बात है, यहाँ पे देख रहे हैं रसायन की ओर आकर्षित होकर जा रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि कैसा अनुवर्तन शो करता है? रसायन अनुवर्तन। चलिए, ये 2 नर युग्मक अब प्रवेश कर चुका है इसके अंदर। अब आगे की क्रिया होगी इसमें, आगे की क्रिया होगी इसमें दोहरा निषेचन, ये द्विनिषेचन वाला, वो समझने, उस समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। आप लोग इस डायग्राम को अगर कॉपी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसी में हम बाकी सभी को मिटा देते हैं और फिर दोहरा निषेचन द्विनिषेचन हम लोग समझेंगे यहीं से। तो चलिए, हमने फिर से इसको बना लिया। अब हम लोग आगे की क्रिया समझेंगे, आगे का फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, प्रवेश कर चुका है पराग नली, पराग नली के प्रवेश करने से ही यहाँ पे 2 नर युग्मक प्रवेश कर चुके हैं अंदर में। ये दोनों क्या है? नर युग्मक। ये भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर चुका है नर युग्मक, मेल गैमेट्स। तो ये हम लोग समझ गए कि कैसे नर युग्मक जो है वो कैसे प्रवेश करता है भ्रूण कोश के अंदर। तो किसी एक सहायक कोशिका के से प्रवेश करता है, और कैसे? तो ये जो तंतु रूपी समुच्चय था उसकी सहायता से सहायक कोशिका जो है वो रसायन स्रावित करता है, और उस रसायन से खींचते हुए, मतलब रसायन अनुवर्तन दिखाते हुए, ये जो पराग नली था वो प्रवेश कर जाता है किसी एक सहायक कोशिका में। सहायक कोशिका उसके बाद फटती है, उसके बाद जो पराग नली है वो भी नमी अवशोषित करके फट जाता है, और फटने के बाद इसके अंदर का पराग नली के अंदर जो भी नर युग्मक होता है वो बाहर जाता है। पराग नली में सबसे आगे जो कायिक केंद्रक था वो क्या हो गया? बाद में डीजनरेट हो गया, खत्म हो गया, जिसको एक्स बॉडी कहते हैं। 2 ठो एक्स बॉडी बना था, एक कायिक केंद्रक और एक जो सहायक कोशिका था उसका केंद्रक। ये दोनों केंद्रक जब खत्म हो रहा था, विलुप्त हो रहा था, तो छोटे छोटे दाने के रूप में नजर आता है, तो उसमें उसको हम लोग एक्स बॉडीज कहते थे। चलिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की क्रिया क्या होगी? तो आगे जैसे ही यहाँ पे नर युग्मक पहुँचा तो ये जो आपका जो ध्रुवीय केंद्रक है ये अब अलग अलग ना रह के ये अब एक साथ जुड़ जाता है, संलयन कर लेता है आपस में, संलयन करके एक हो जाता है। देखिए, संलयन करके अब क्या हुआ? एक हो गया। कह दिया बहुत देर अकेले अकेले रह गए, अलग अलग रह गए। चलो, अब आगे की क्रिया हम लोग साथ में मिल के करते हैं। तो ये दोनों मिल गया। जब ये दोनों मिल गया एक साथ तो इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, अब इसका बताना है कि ये अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा। तो देखिए, ये जो 2 तो अलग अलग जो ध्रुवीय केंद्रक था, तो ये
अगुणित था, ये भी अगुणित था, और अब यही दोनों जो है मिल के एक हो गया। तो बताइए n और n मिल गया तो कितना हो जाएगा 2n। तो ये कैसा हो जाएगा 2n हो गया, द्विगुणित हो जाएगा। आपको संरचना जो पढ़े तो उसमें पढ़े होंगे कि ये सब जो प्रतिव्यासांत होता है ये भी अगुणित होता है। पूरा का पूरा भ्रूणकोश के अंदर जितने भी केंद्रक होता है सब अगुणित होता है शुरुआत में। ये अगुणित 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 अगुणित, ये भी अगुणित अगुणित, और ये तो नर युग्मक है तो ये तो अगुणित होगा ही, और ये अब अगुणित नहीं रह गया क्योंकि दोनों मिल गया तो कैसा हो गया द्विगुणित हो गया। तो ये द्वितीय केंद्रक बन गया, ध्रुवीय केंद्रक बदल के द्वितीय केंद्रक बन गया। अब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होगी। निषेचन की क्रिया जब प्रारंभ होगी तो अब क्योंकि नर युग्मक दो ठो है तो निषेचन की क्रिया भी यहाँ पे 2 बार होगी। इसमें से एक नर युग्मक जो है वो अब अंड कोशिका, ये अंड कोशिका जो है ना इससे संलयन करेगा, और अंड कोशिका ये एक्चुअली मादा युग्मक है तो ये अंड कोशिका से संलयन करेगी, और इस संलयन को कहते हैं हम लोग सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं इसको हम लोग, सिंगैमी। सिंगैमी कहते हैं। और सिंगैमी जो है क्या कहला रहा है सिंगैमी? तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करना, एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन करना क्या कहलाएगा? सिंगैमी कहलाएगा। और सिंगैमी जब होगा तो बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज जाइगोट, युग्मनज जाइगोट बनेगा। और युग्मनज जो जाइगोट होगा ये भी कैसा होगा 2n ही होगा, द्विगुणित होगा। क्यों भाई? तो एक नर युग्मक अगुणित n और ये n, तो n और n कितना हो गया 2n हो गया। अब ये युग्मनज बाद में क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है युग्मनज। बाद में ये युग्मनज क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे भ्रूण बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा। ये जो सिंगैमी है एक्चुअली ये सिंगैमी ही सत्य निषेचन है। सत्य निषेचन क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे नर युग्मक और ये मादा युग्मक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करता है उसी को तो निषेचन कहते हैं, तो ये सत्य निषेचन है। और पौधे में अगर बात करें कि आवृत बीजी पौधे में निषेचन की खोज, तो निषेचन की खोज जो है, निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा पौधे में किया था। मोनोट्रापा पौधे में किया था। ठीक है, ये याद रखा कि निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा पौधे में किया था। और निषेचन कौन? तो ये वाला, यही सत्य निषेचन, इसी को हम लोग कहते हैं सत्य निषेचन भी कहते इसको, यही है सत्य निषेचन। क्यों भाई सत्य निषेचन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक भी रहा है। मादा युग्मक ये अंड कोशिका, नर युग्मक इनसे, तो एक नर युग्मक का मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका से संलयन करना सिंगैमी कहलाता है। ये सत्य निषेचन है। इसके द्वारा क्या बनेगा? युग्मनज जाइगोट बनेगा जो 2n होगा, और ये जाइगोट बाद में भ्रूण बनाता है। तो ये तो एक नर युग्मक की बात हुई। दूसरा जो नर युग्मक है यहाँ पे, इसका क्या होगा भाई? अब तो दूसरा जो नर युग्मक है ये अब आके संलयन करता है इस द्वितीय केंद्रक के साथ। दूसरा नर युग्मक किससे संलयन करेगा? इस द्वितीय केंद्रक के साथ। तब इसका संलयन कहलाएगा त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन क्यों कहलाता है वो भी बताएंगे। त्रिसंलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा त्रिसंलयन। भाई त्रिसंलयन क्या हो रहा है? तो दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं त्रिसंलयन? उसको समझिएगा। यहाँ पे कितने केंद्रक मिलके बने थे? ये द्वितीय केंद्रक, 2 केंद्रक मिलके बने थे। तो द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक मिलके बना, जो 2 केंद्रक और एक नर युग्मक, नर युग्मक भी तो इसका केंद्रक ही हो ना। तो यहाँ पे 3 केंद्रक मिल रहा है, जुड़ रहा है, आपस में संलयन कर रहा है, इसलिए इसको हम तो त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, त्रिसंलयन जो है इसके फलस्वरूप निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक का, जिसको शॉर्ट में PEN कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो होगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ई कैसा होगा, अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, मतलब N होगा, 2N होगा, या त्रिगुणित होगा, 3N होगा। तो देखते हैं, बताइए ई ध्रुवीय केंद्र जो बन गया था द्वितीय केंद्रक, तो ये द्वितीय केंद्रक कैसा है, 2N है। एक नर युग्मक, नर युग्मक कैसा होता है, N, नर युग्मक कैसा, N। तो ये पहले से ये 2N, एक नर युग्मक के साथ क्या जुड़ रहा है, तो 2N में क्या जुड़ रहा है, 2N में प्लस N हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3N हो जाएगा। तो ये कैसा, 3N। और ये बाद में बनाता है भ्रूणपोष। ये क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, जो हम लोग आगे क्लास में फिर से पढ़ेंगे। भ्रूणपोष बनाएगा, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष मतलब इंडोस्पर्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, इंडोस्पर्म। और ये भी कैसा होगा, 3N होगा भाई, ठीक है, त्रिगुणित होगा। ये एकदम याद रखना है आप लोग को कि कौन द्विगुणित होगा और कौन त्रिगुणित होगा। द्वितीय केंद्र कैसा होगा, द्विगुणित 2N होगा। नर युग्मक कैसा होता है, अगुणित होता है। ये सभी जो अंडकोश का था अगुणित, ये सभी अगुणित था, लेकिन एक नर युग्मक अगुणित था और ये अंडकोश का था वो अगुणित था। ये दोनों मिला तो सिंगैमी कहलाएगा। इससे मिलने से क्या बनेगा, जैगोट। जैगोट कैसा होगा, द्विगुणित, क्योंकि Na और Na तो 2N हो गया। और ये बाद में भ्रूण बनाएगा तो भ्रूण भी द्विगुणित ही होगा। फिर हो गया दूसरा, देखिए दूसरा नर युग्मक संलयन क्या, द्वितीय केंद्र के साथ, द्वितीय केंद्र 2N था तो और एक नर युग्मक N था, तो ये बनाया त्रिसंलयन कहलाया। त्रिसंलयन हुआ तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बना, और कैसे होगा, 3N होगा। और बाद में यही बनाएगा भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष भी कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। भ्रूणपोष कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। भ्रूण कैसे बनता है वो भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे निषेचन की क्रिया कितनी बार हो गई, संलयन की क्रिया क्यों कितनी बार हो रही है। तो एक बार नर युग्मक संलयन कर रहा है अंडकोश का से, और दूसरी बार दूसरा नर युग्मक संलयन कर रहा है द्वितीय केंद्र से। तो क्योंकि यहाँ पे संलयन की क्रिया 2 बार हो रही है, एक बार सिंगैमी और दूसरी बार त्रिसंलयन, तो इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसको दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि संलयन की क्रिया यहाँ पे 2 बार हो रही है, एक सिंगैमी और दूसरा त्रिसंलयन, तो 2 बार निषेचन हो रहा है, 2 बार संलयन की क्रिया हो रही है। तो इसलिए इसको हम इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। तो द्विनिषेचन होंगे। अब बात आती है कि ये द्विनिषेचन के बारे में सबसे पहले कौन देखे थे। तो द्विनिषेचन की खोज जानते हैं कौन किए थे, द्विनिषेचन की खोज नवासिन। नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज किया था सबसे पहले। लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया, लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया के पौधे में खोजा था। तो नवासिन, द्विनिषेचन की खोज कौन किया था, नवासिन ने लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया के पौधे में खोजा था सबसे पहली बार। तो देखिए 2 पॉइंट आपको याद रखना एकदम यहाँ से, द्विनिषेचन के बारे में, यहाँ पे द्विनिषेचन के बारे में कि द्विनिषेचन की खोज कौन किया था, तो नवासिन ने लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया पौधे में किया था। और निषेचन, पौधे में जब निषेचन होता है उसकी खोज कौन किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने। इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन, अक्सर नाम में गलती कर देते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको तो अक्सर गलत कर देते हैं। आपको एकदम याद रखना है कि निषेचन की खोज कौन किया था सर्वप्रथम, तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। कौन से पौधे में, तो मोनोट्रापा पौधे में निषेचन की खोज। और अगर दोहरा निषेचन की बात करें तो दोहरा निषेचन की खोज कौन किया था, तो नवासिन ने। किस पौधे में, तो लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया के पौधे में। किस पौधे में अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन किया था वो एकदम पक्का आपको याद रखना पड़ेगा। निषेचन की खोज कौन, तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर, द्विनिषेचन कौन, नवासिन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
दोहरा निषेचन समझ में आया? क्यों दोहरा निषेचन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे निषेचन की क्रिया दो बार हो रही है, एक बार सिंगैमी और दूसरी बार त्रिसंलयन। तो क्योंकि संलयन की क्रिया निषेचन की क्रिया दो बार हो रही है, इसलिए इसको हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो दोहरा निषेचन हो रहा है उसमें कितने केंद्रक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कितने केंद्रक आपस में जुड़ रहे हैं, सब कौन कौन भाग ले रहा है। तो कौन कौन भाग ले रहा है भाई? देखिए ये तो दोनों नर युग्मक, एक नर युग्मक ये और एक ये मादा युग्मक का, मतलब अंडकोशिका का केंद्रक, तो एक ये फिर ये भी भाग ले रहा है, और यहाँ पे दो मिल के बना था ना ध्रुवीय केंद्र दो, तो ये दोनों भाग ले रहा है मिल के जो बना। तो कितना 1 2 3 और यहाँ पे कितना था 2, तो टोटल कितना हो गया 5। तो अगर पूछा जाए कि दोहरा निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो कितने केंद्रक भाग लेंगे? 5। दोहरा निषेचन में कुल कितने केंद्रक भाग लेंगे? 5। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कुल 5 केंद्रक भाग लेंगे उसमें से युग्मक कितना होगा, गैमीट कितना होगा? क्या सारे के सारे गैमीट रहेंगे या उसमें से कुछ गैमीट होगा? तो देखते हैं गैमीट कौन कौन है। तो ये 5 तो टोटल 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 ठो, तो 5 तो टोटल केंद्रक भाग लिए दोहरा निषेचन में, लेकिन इसमें से युग्मक कौन कौन है? तो देखिए ये दोनों तो नर युग्मक जानते हैं कि ये दोनों नर युग्मक है, तो 2 ठो हो गया। एक ये जो अंडकोशिका है कि बताएं इसके बारे में कि अंडकोशिका जो होता है वो मादा युग्मक है, तो ये भी तो युग्मक है, तो 2 नर युग्मक और एक मादा युग्मक। और ये जो द्वितीय केंद्रक यहाँ पे जो बना 2 केंद्र के मिलने से ये युग्मक नहीं है, तो एक ये और एक ये, तो टोटल 5 में से युग्मक कितने? 3। कौन को? 2 नर युग्मक और एक अंडकोशिका का युग्मक, तो मादा युग्मक। इसका मतलब आपको याद रखना है कि द्विनिषेचन में टोटल 5 केंद्रक भाग लेते हैं, उसमें से 3 क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। ठीक है, ये जो दोहरा निषेचन की क्रिया है ये आवृत बीजी पौधों में होने वाली एक अनोखी घटना है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पौधों में ही होता है ये दोहरा निषेचन का काम। 2 बार निषेचन, एक बार सिंगैमी, दूसरी बार त्रिसंलयन, तो ये सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पौधे में होता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये एक अनोखी घटना है आवृत बीजी पौधों में होने वाली। तो दोहरा निषेचन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको बताएं वो याद रखिए आप लोग। अब निषेचन की क्रिया कंप्लीट होने के बाद कुछ बातें और हम लोग देखते हैं कि ये जो है प्रतिव्यासांत, इसका क्या काम रह गया, इसका क्या हुआ भाई? प्रतिव्यासांत का क्या हो गया? एंटीपोडल्स का। तो ये जो प्रतिव्यासांत है 3, ये विलुप्त हो जाते हैं बाद में, इसका कोई काम नहीं रहता है ऐसे भी, तो ये धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएंगे। और बाकी जो ये देखिए एक दूसरा जो यहाँ पे सहायक कोशिका, सॉरी, ये दूसरा जो सहायक कोशिका बच गया था, ये सहायक कोशिका के साथ क्या हो गया? और एक सहायक कोशिका की मदद से तो पराग नली अंदर प्रवेश किया, दोनों में से किसी एक के साथ ही प्रवेश कर सकता था, इसके साथ प्रवेश किया तो ये बच गया, अगर इसके साथ प्रवेश करता तो ये बच जाता, तो इसके साथ प्रवेश किया ये बचा, तो इसके साथ क्या हो गया? ये सहायक कोशिका के साथ क्या हुआ? तो ये सहायक कोशिका और ये सहायक कोशिका तो पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गया था, फट गया था, तो ये सहायक कोशिका और ये प्रतिव्यासांत ये सभी क्या होते हैं? बाद में विलुप्त हो जाते हैं, मतलब निषेचन के बाद धीरे धीरे करके वो सब विलुप्त हो जाते हैं। और जब ये सब विलुप्त हो रहे होते हैं ना, जैसे इसके द्वारा ये प्रतिव्यासांत विलुप्त हो रहे होते हैं, ये भी विलुप्त हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, तो उस समय इनसे जो एनर्जी निकलता है, जो ऊर्जा निकलता है, मतलब जो न्यूट्रिशन पोषण निकलता है, उस पोषण का इस्तेमाल जानते हैं ये जो युग्मनज है, युग्मनज जब भ्रूण बनाता है ना तो वो थोड़ा बहुत करता है, और मेनली इस युग्मनज से जब भ्रूण बनेगा तो मुख्य रूप से इस भ्रूण बनने के दौरान इसको जो पोषण चाहिए वो मिलता है भ्रूणपोष से। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष कैसे बनता है और भ्रूणपोष से भ्रूण को पोषण मिलता है, फिर भ्रूण कैसे बनता है। तो भ्रूण को मुख्य रूप से पोषण कहाँ से मिलता है? भ्रूणपोष से, लेकिन ये सब जो विलुप्त हो रहा होता है उससे भी थोड़ा बहुत पोषण इसको मिल जाता है, मतलब पोषण की कमी कहीं से भी नहीं हो। जहां जहां से इसको जरूरत पड़ सकता है पोषण मिलने की, जहां जहां से इसको ऑप्शन है, मतलब जहां जहां से इसको लग सकता है कि पोषण ले सकता है, वहां से ये प्राप्त करता है। क्योंकि भ्रूण जब विकास करेगा तो विकासशील भ्रूण को कभी भी पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर भ्रूण ही कमजोर हो जाएगा, उसको पोषण सही ढंग से नहीं मिलेगा, तो उससे जो बच्चा तैयार होगा बाद में उस बीज से, तो बच्चा कैसा होगा? पौधा, जो नया पौधा जो बच्चा बनेगा वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसको उस समय पोषण की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि आपको अक्सर बताया, अगर कोई गर्भवती माँ है तो उसको बोला जाता है, बतलाया जाता है कि आपको अच्छे खाना खाना है, भोजन अच्छे से लेना है,
संतुलित आहार खाना है, ताकि आपका जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा हो, एकदम हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, ठीक है, हेल्दी हो। तो यहाँ पे तो वही बात है, जो ये युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा ये भी तो एक बच्चा ही होता है जो कि आगे एक नया पौधों को बनाएगा, तो इसको भी तो अच्छे से पोषण मिलना चाहिए ताकि कोई कमी ना हो। तो ऐसा होता है इसको। तो पोषण इसको किससे मिलेगा, भ्रूण पोष से। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। और ये प्रतिव्यासांत वगैरह जब विलुप्त हो रहा था उससे भी थोड़ा बहुत पोषण मिल जाता है। तो ये था हमारा दोहरा निषेचन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। दोहरा निषेचन के बारे में हम लोग बहुत आसानी से पढ़े, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़े हैं। आशा है, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कोई थोड़ा सा कहीं पे डाउट भी होता है तो आप लोग इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करें, नहीं तो जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैसेज करें। उनके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो में जो भी हम लोग पढ़ें इसके PDF नोट्स के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके नोट्स बना लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का कोई वीडियो भी आपको मिस ना हो। अगली बार जब भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।